पाथवे क्या है, और दूसरा जो पाथवे है, जो दूसरी साइकिल है, दैट इज योर लॉक्स पाथवे। तो मेनली दो पाथवे हैं यहाँ पर, कॉक्स पाथवे और लॉक्स पाथवे। ये कॉक्स और लॉक्स क्या है बेटा, ये एंजाइम है। अब कॉक्स का फुल फॉर्म होता है साइक्लोऑक्सीजिनेज। कॉक्स का फुल फॉर्म होता है साइक्लोऑक्सीजिनेज, और लॉक्स का फुल फॉर्म होता है लाइपोक्सीजिनेज। लॉक्स का फुल फॉर्म होता है लाइपोक्सीजिनेज। तो ये दो तरीके के एंजाइम हैं, एक आप लोगों का कॉक्स है और दूसरा आप लोगों का लॉक्स है। कॉक्स आपका साइक्लोऑक्सीजिनेज हो गया, लॉक्स आपका लाइपोक्सीजिनेज हो गया। इसी की प्रेजेंट में कुछ मीडिएटर्स बनेंगे और वही मीडिएटर्स मुझे आप लोगों को पढ़ाने हैं। क्लियर हुआ ना? अब देखो मैं लॉक्स को यहाँ पर थोड़ा सा हटा रहा हूं, मैं लॉक्स के बारे में यहाँ पर बात अभी नहीं कर रहा हूं, है ना, क्योंकि मैं अभी आप लोगों को प्रोस्टाग्लैंडिन्स पढ़ाने हैं मुझे, तो मैं आप लोगों को केवल कॉक्स समझा रहा हूं। तो यहां तक तो सबको कहानी क्लियर होगी। मैं थोड़ा इरेज करना है थोड़ा सा, है ना? यहां तक क्लियर है ना? फॉस्फोलिपिड्स की बाइलेयर है, फॉस्फोलाइपेज A2 स्टिमुलेट हुआ, एराकिडोनिक एसिड बनाया, एराकिडोनिक एसिड पे आपका कौन काम किया बेटा, कॉक्स काम किया। अभी तक मैंने आपको यहां तक बताया ये एराकिडोनिक एसिड है, ये इज एराकिडोनिक एसिड। इस पर क्या हुआ, कॉक्स काम किया, और जैसे ही इस पे कॉक्स ने काम किया तो कॉक्स के काम करते ही तुरंत इसने एक प्रोस्टाग्लैंडिन जनरेट किया जिसका नाम था बेटा PGG2। समझिएगा, कॉक्स का काम करते ही इसने क्या बनाया, इसने बनाया PGG2, और PGG2 जो होता है तुरंत अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है किसके अंदर, PGH2 के अंदर। एक्चुअली ये दोनों ही आपके अनस्टेबल कंपाउंड, ये दोनों ही आपके मीडिएटर कंपाउंड है। ये अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है। अगर ये स्टेबल होते तो आपकी बॉडी में कोई ना कोई ये इफेक्ट जरूर शो करते, बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये कंपाउंड्स कैसे हैं, अनस्टेबल कंपाउंड्स हैं। तो कुल मिलाकर एराकिडोनिक एसिड मेनली पहले क्या बनाता है, पहले PGG2 बनाता है, PGG2 के बाद फिर वो PGH2 बनाता है। लेकिन मेरे काम का ना तो PGG2 है ना PGH2 है। क्यों ये काम के नहीं है, क्योंकि ये अनस्टेबल कंपाउंड है, क्योंकि ये अनस्टेबल कंपाउंड है। तो मेरे काम के क्या है बेटा, अब मेरे काम जो बनेंगे वो PGH2 से बनेंगे। ये जो PGH2 है अपने आप को स्टेबल करने के लिए आइसोमेरेज की प्रेजेंस में, ऊपर बार बार इरेज करके इसलिए लिख रहा हूं कि आपको समझ में आता है। ये जो PGH2 है ये आइसोमेरेज की प्रेजेंस में, आइसोमेरेज एंजाइम जो है इसके स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है। चीजें वही रहती है, बस पोजीशन चेंज कर देता है ना। इसकी प्रेजेंस में क्या क्या बनाता है समझिएगा। एक ये बनाएगा बेटा आपका PGE2, एक बनाएगा PGF2 अल्फा, एक बनाएगा PGI2, एक बनाएगा PGD2, एक बनाएगा TXA2। समझ में आया? फटाफट नोट कर लीजिए, इतने सारी चीजें बन गई बेटा आपकी। तो ये सब PGH2 से बना है आपका, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों की PGH2 से बनी है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, PGE2, PGF2 अल्फा, PGI2, PGD2 और TXA2। इनमें से भी अगर आप चाहो तो PGD2 को ना भी याद करो तो चल जाएगा, लेकिन बाकी सारी चीजें बेटा आपको याद करनी पड़ेगी, है ना। PGE1 भी बनता है, PGE1 अभी क्या है, PGE1 क्या है सर, PGE2 क्या है, ये सभी सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा अभी। तो यहां तक क्लियर है ना सारा कुछ। तो कुल मिलाकर ये आपके जो बने ना, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स दिखाई दे रहे हैं ना, इन प्रोस्टाग्लैंडिन्स को बनाने में मेन रोल किसका है, मेन रोल ध्यान रखना बेटा, जो मेन रोल है वो आपका किसका है, कॉक्स का है। क्योंकि एराकिडोनिक एसिड जो था वो कॉक्स की प्रेजेंस में ही तो ये सारे काम कर रहा है। एराकिडोनिक एसिड कॉक्स की प्रेजेंस में ही तो ये सारे काम कर रहा है ना। तो ये चीज तो हम लोगों की क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज समझते हैं। एक सेकंड, कहीं स्पीड तेज तो नहीं है मेरी चैट। हाँ भाई, स्पीड किसी को तेज तो नहीं लग रही ना, आप लोगों को किसी को स्पीड तेज तो नहीं लग रही ना। ओके ओके, वेरी गुड, थैंक यू। चलो मैंने चैट बंद कर दिया, कुछ बोलिएगा मत। और जो भी बाद में आते हैं ना उनको बताते जाओ, टाइम पे आया करो, है ना।
चलो, तो ये हो गया आप लोगों का इतना पार्ट कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं। इनमें से भी ना कुछ नेम्स हैं जो बहुत स्पेसिफिक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को जब ब्लड पढ़ाया था, किसी को याद आ रहा है ब्लड के दो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर? जब मैंने आप लोगों को ब्लड पढ़ाया था तो ब्लड के दो कॉन्सेप्ट आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। एक आपको TXA2 दिखाई दे रहा है और एक आप लोगों को बेटा PgI2 दिखाई दे रहा है। PgI2 और TXA2 को नाम याद करो बेटा। TXA2 को बोलते थे थ्रोम्बोक्सिन, TXA2 को बोलते थे थ्रोम्बोक्सिन और PgI2 को बोलते थे बेटा प्रोस्टासाइक्लिन। PgI2 को बोलते हैं प्रोस्टासाइक्लिन। याद आ रहा है ना? सभी को याद आ रहा है? तो अभी ये दोनों नाम नोट कर लो। यहां पर ये दो नाम जो है ये बहुत स्पेसिफिक नेम है। दूसरी चीज, यहाँ पर जो TXA2 बन रहा है ना, इसमें एक एंजाइम और इन्वॉल्व होता है बेटा, जिसको कि हम लोग बोलते हैं TXA2 सिंथेज, थ्रोम्बोक्सिन सिंथेज। TXA2 सिंथेज यानी थ्रोम्बोक्सिन सिंथेज। एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं, देखते हैं कितने बच्चों को याद है। उस ड्रग का नाम बताओ जो थ्रोम्बोक्सिन सिंथेज को इनहिबिट कर रहा था। किसी बच्चे को याद है? मैं चैट ओपन करके देखना चाहता हूं। उस ड्रग का नाम बताओ जो 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 उस थ्रोम्बोक्सिन सिंथेज को, बहुत बढ़िया बेटा, डेजॉक्सीबेन उसका आंसर था। मैं जब आपको ब्लड पढ़ाया था उस ड्रग में मैंने आप लोगों को ये चीज लिखवाई थी। डेजॉक्सीबेन इसका आंसर था। जब ड्रग मैं आपको ब्लड पढ़ा रहा था वहां मैंने आप लोगों को ये लिखवाया था। तो यहां तक कहानी क्लियर हुई ना? तो कुल मिलाकर ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स बन गए। मुझे आज आप लोगों को प्रोस्टाग्लैंडिन्स ही पढ़ाना है। आपके एग्जाम में जीपेट में प्रोस्टाग्लैंडिन से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स अभी तक बने कैसे, आप लोगों को ये चीज अभी तक क्लियर हो चुकी है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स मेनली बने कैसे, तो उसमें बस ये समझना है कॉक्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। पीजीज आप लोगों के बने हैं उसमें कॉक्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। एक्चुअली क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, आपको बात आ रही होगी कि सर ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हैं इनका नाम प्रोस्टाग्लैंडिन क्यों है? तो बहुत सिंपल है बेटा। मेल्स के अंदर यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे एक ऑर्गन होता है जिसको कि बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। मेल्स के अंदर एक ऑर्गन होता है यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे, बोल दीजिए, उसको पीछे भी बोल सकते हैं, बिसाइड द यूरिनरी ब्लैडर, जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। तो बेटा सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था यूवी यूलर। बेटा इसको नोबेल प्राइज भी मिला था, इसको प्रोस्टाग्लैंडिन के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। ध्यान रखना है, साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है। तो यूवी यूलर ने इसके ऊपर काम किया था, प्रोस्टाग्लैंडिन के ऊपर। उसने क्या बताया? उसने ये बोला कि प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सीक्रेशन है ना, जो प्रोस्टेट ग्लैंड के जो सीक्रेशंस हैं, उन्हीं सीक्रेशन से सबसे पहले जो आइसोलेट किया गया था, इन्हीं सीक्रेशन से जो फर्स्ट आइसोलेट हुआ था, इसीलिए हमने उसका नाम क्या रख दिया? प्रोस्टाग्लैंडिन। फिर से समझिएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड के जो सीक्रेशंस हैं उनमें से सबसे पहले एक मीडिएटर आइसोलेट किया गया है लेबोरेटरी के अंदर और उसका नाम उनको रखना था, उन्होंने उसका नाम रख दिया प्रोस्टाग्लैंडिन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये कभी मत सोचना कि प्रोस्टाग्लैंडिन केवल और केवल प्रोस्टेट ग्लैंड के सीक्रेशन से मिलता है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता तो फीमेल्स के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन कहां से आते? क्या फीमेल के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड होती है? नहीं होती। जब फीमेल के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड ही नहीं होती है तो फिर सर उनके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन कहां से आ जाते हैं? तो इसी के लिए हमको ध्यान रखना है, ये तो हमने नाम रख दिया है केवल प्रोस्टाग्लैंडिन, क्योंकि सबसे पहले वहां से हम लोगों का ये आइसोलेट हुआ था, है ना। लेकिन जब मैंने बाद में देखा तो मुझे ये पता चला कि आपके बोन टिश्यूज में ऑटोकॉइड्स है ना, एक से ज्यादा तरीके के सेल्स रिलीज हो सकते हैं। आपके नर्वस टिश्यू से, आपका कनेक्टिव टिश्यू से, आपकी कार्डियक मसल से, आपकी गैस्ट्रिक मसल से, समझ रहे हो? तो बहुत सारी जगह से ये आपका रिलीज हो रहा है। तो कोई ये स्पेसिफिक नहीं है, कोई ये टारगेटेड नहीं है कि एक ही सेल से। जैसे इंसुलिन है, इंसुलिन कहां से रिलीज होता है? अभी बीटा सेल से रिलीज होता है, तो उसका तो फिक्स है ना। लेकिन यहां पर कोई ऐसा फिक्स नहीं है, समझ में आ रहा है ना। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स का नाम भले ही प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलेटेड है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये केवल और केवल प्रोस्टेट ग्लैंड के सीक्रेशन से रिलीज होते हैं, है ना।
बोन टिश्यू से, नर्वस टिश्यू से, इन सभी जगह से भी ये रिलीज हो रहे हैं। अच्छा, एक और चीज, अगर आप प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में और थोड़ा सा समझना चाहते हैं मुझसे तो वो भी नोट कर लेंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन्स के अंदर क्या रहता है, 5 मेंबर्ड रिंग रहती है। बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूं। प्रोस्टाग्लैंडिन के अंदर एक 5 मेंबर्ड रिंग, आप चाहो अलग से नोट कर सकते हो, एक 5 मेंबर्ड रिंग प्रेजेंट होती है। इसके अलावा 2 साइड चेन प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा 2 साइड चेन प्रेजेंट होती हैं। ये 2 साइड चेन प्रेजेंट होती हैं। काउंट कर लेना, 20 कार्बन तक ही लिखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ज्यादा हो गए ना, 1 2 3 4 ज्यादा है तो 1 COOH इस तरीके से रहता है ना। तो आप देख लेना, 20 कार्बन काउंट कर लेना, हो सकता है इसमें अभी भी ज्यादा हो, तो 20 कार्बन आपके प्रेजेंट होंगे। तो इस तरीके से प्रोस्टाग्लैंडिन का स्ट्रक्चर है। तो 2 साइड चेन मैंने बता दी, साइड चेन ये होगी ए साइड चेन, एक होगी बी साइड चेन, एक आपका 5 मेंबर रिंग प्रेजेंट होती है। तीसरा नोट करेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन, देखिए PUG लिख दिया, प्रोस्टाग्लैंडिन का बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब ये देखा जाता है कि उस प्रोस्टाग्लैंडिन की सीरीज क्या है, वो A सीरीज का है या B सीरीज का है, C सीरीज का है, D सीरीज का है, E सीरीज का है। तो वो जो ABCDE है ना, ये हम लोगों को सीरीज बता रही है। और सीरीज का मतलब क्या है यहाँ पर बेटा, सीरीज का मतलब उसका रिंग के स्ट्रक्चर के अलावा जो साइड चेन का स्ट्रक्चर है ना, उस पर सीरीज डिपेंड करती है। जैसे PGE है तो हो सकता है उसमें 5 मेंबर में यहाँ पर आपका ऑक्सीजन लगा दे, इस तरीके से हो सकता है यहाँ पर ऑक्सीजन लगा दे, तो वो आपकी E सीरीज की हो जाएगी। तो मतलब स्पेसिफिक जो सीरीज डिवाइड की गई है ना, जैसे मैंने नाम लिखे थे PGD2, E2, F2 अल्फा, I2 है ना, तो ये सब सीरीज है। और सीरीज मैंने कैसे डिफाइन की हुई है, सीरीज डिफाइन की हुई है मैंने रिंग्स के स्ट्रक्चर के बेसिस पर। और लास्ट में आप लोगों ने देखा होगा 1 2 3 4 नंबरिंग और मैंने लिखी है। ये जो नंबरिंग है ना, PGE2 ये नंबरिंग है। तो जो भी मैं नीचे नंबरिंग लिख रहा हूं उस नंबरिंग में ध्यान रखेंगे, उस नंबरिंग में ध्यान रखेंगे जो भी नंबर लिख रहा हूं दैट इज इक्वल टू योर डबल बॉन्ड। आपकी रिंग के अंदर, आपके जो साइड चेन के अंदर टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कितने हैं, आपकी साइड चेन के अंदर टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कितने हैं, वही बेटा यहाँ पर काउंटिंग हो जाएगी। जैसे मैं बोल रहा हूं PGE1, जल्दी से बताओ कितने डबल बॉन्ड होंगे, ओनली 1। अगर मैं लिखा PGE2, कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होंगे, 2। PGD2 कितने डबल बॉन्ड होंगे, 2। PGF2 अल्फा, अब फंस गए, PGF2 अल्फा, सर ये क्या है सर 2 तो समझ में आ रहा है, 2 डबल बॉन्ड है। अल्फा क्या है तो नोट कर लेना, अगर कहीं भी आपको अल्फा दिख जाए तो अल्फा क्या है बेटा, वो ओरिएंटेशन ऑफ OH है। वो वेल्डेस फार्मूला से देखते हो ना आप OH, जो OH की कंडीशन है वो अबव द प्लेन है या फिर आपका बिलो द प्लेन है, तो वो OH की ओरिएंटेशन होती है, तो उसके बेसिस पे बताते हैं कि वो आपका अल्फा है। तो PGF2 अल्फा का मतलब क्या हो गया कि अल्फा का मतलब है कि आपका OH ग्रुप का ओरिएंटेशन कैसा है। क्लियर हुआ ना। तो ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था कि बेसिक प्रोस्टाग्लैंडिन्स में क्या आपके स्ट्रक्चर होते हैं, कैसे वो काम करते हैं। क्लियर हो गया ना। तो ये क्लियर है ना। PG, अब कभी भी कोई प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में बोले तो मेरे हिसाब से आप लोगों को सफिशिएंट नॉलेज हो चुकी है। हाँ एक सेकेंड, यहां तक कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम, मेरे हिसाब से क्लियर है ना, मेरे हिसाब से क्लियर है। OH वाला मैंने बताया, OH वाला ये बताया कि जो आपका अल्फा है, अल्फा जो है तो अल्फा केवल डबल बॉन्ड, 2 मींस डबल बॉन्ड नहीं है, 2 का मतलब है 2 डबल बॉन्ड है। अगर इसी तरीके से यहाँ पर A सीरीज में मैंने सारे वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स रखे हैं जिनका स्ट्रक्चर सेम है, एक जैसा है। फिर B सीरीज में दूसरे टाइप के आ जाएंगे जिनका स्ट्रक्चर अलग तरीके का हो गया। C सीरीज में दूसरे वाले आ जाएंगे जिनका स्ट्रक्चर अलग है। अब वो स्ट्रक्चर तो आप लोग केमिस्ट्री में ही पढ़ोगे ना। PGE का मतलब क्या, उनका स्ट्रक्चर अलग तरीके का होगा। तो सीरीज जो है A किया, अरे यही तो एंजाइम था जिसकी प्रेजेंस में आपका प्रोस्टाग्लैंडिन बन रहा था। तो बेटा ये जो बॉक्स है ये आप लोगों का 3 तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। 3 तरीके का बॉक्स होता है। सबसे पहला कॉक्स 1, थोड़ा कम कर रहा हूं, दूसरा होता है कॉक्स 2 और तीसरा होता है बेटा कॉक्स 3।
तीन तरीके का यहाँ पर कॉक्स है, कॉक्स 1, कॉक्स 2 और यहाँ पर कॉक्स 3। अब यहाँ पर क्वेश्चन दो तरीके के आपको याद करने हैं। पहला, कौन से कॉक्स का क्या वर्क होता है और कौन सा कॉक्स की लोकेशन क्या है। एक तो इन एंजाइम्स की लोकेशन क्या है और लोकेशन के हिसाब से वहां पर क्या ये वर्क करते हैं। तो देखो, लोकेशन याद करने का बहुत सिंपल सा फंडा है। 1 दिखाई दे रहा है ना, 1। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं तो इस तरीके से मोड़ देता हूं तो आपको एक ऑर्गन बन गया, याद करो। क्या बन गया? स्टमक बन गया, जीआईटी बन गई। तो कॉक्स 1 की लोकेशन होती है बेटा आपके जीआईटी पर। और जीआईटी पर भी ध्यान रखेंगे, जीआईटी पर भी ध्यान रखेंगे, ये क्या करता है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम बोला जाता है। कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब क्या हो गया, ये आपकी म्यूकस के प्रोडक्शन को बढ़ाता रहता है। यहां पर कॉक्स 1 प्रेजेंट होता है। कॉक्स 1 क्या कर रहा है बेटा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कॉक्स 1 क्या कर रहा है, आप लोगों का जो स्टमक है, जो आपकी जीआई की लाइनिंग है, इस लाइनिंग पर प्रेजेंट है और इसको मैं कॉन्स्टिट्यूटिव बोल रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब है कि बनाकर रख रहा है, चीजों को खराब नहीं कर रहा है ना। तो ये कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूटिव। अब मेन चीज समझिएगा, ये क्या कर रहा था बेटा, ये आपका स्टमक में म्यूकस प्रोवाइड कर रहा है। तो आप मुझे बताओ, अगर ये म्यूकस आपके स्टमक की लाइनिंग पर म्यूकस को बढ़ा रहा है तो ये आपके लिए अच्छा है या बेकार है। याद करो आप गैस्ट्रिक वाला चैप्टर, याद करो पेप्टिक अल्सर वाला चैप्टर, है ना। तो एक तरीके से ये आपका जीआईटी का पहरेदार है। अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये आपका जीआईटी, ये इसके हाथ में तीर है ना, ये आपका जीआईटी का पहरेदार है। क्लियर हो गया ना। मतलब दिस इज अ हाउस गार्ड ऑफ योर जीआईटी। कैसे पहरेदार है सर, म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है कॉक्स 1। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एसिड प्रेजेंट है, ये एसिड आपका कांटेक्ट में ही नहीं आएगा गैस्ट्रिक लाइन के। जब ये कांटेक्ट में ही नहीं आएगा तो आप मुझे बताओ, क्या आपको पेप्टिक अल्सर होगा? नहीं होगा। तो डायरेक्टली अगर मैं बोलूंगा तो कॉक्स 1 एंजाइम आपका पेप्टिक अल्सर को बचा रहा है। कॉक्स 1 एंजाइम आपको पेप्टिक अल्सर नहीं होने दे रहा। क्लियर हुआ ना। तो ऐसे ड्रग जो कॉक्स 1 को इनहिबिट करेंगे वो पेप्टिक अल्सर कॉज करेंगे। ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फिर से समझिएगा, जो कॉक्स 1 एंजाइम होता है ये म्यूकस को प्रोवाइड कर रहा है। इट मींस कि आपका एसिड कांटेक्ट में नहीं आएगा इस लाइनिंग के। इट मींस कि कॉक्स 1 अगर आपका इनहिबिट हो गया गलती से भी, तो उस कंडीशन में आपको पेप्टिक अल्सर के चांस बढ़ जाएंगे। आपको गैस्ट्रिक, और पेप्टिक अल्सर होता है बेटा तो इससे गैस्ट्रिक ब्लीडिंग भी हो सकती है। इससे गैस्ट्रिक ब्लीडिंग भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। क्लियर हो गया। तो ये आपको कॉक्स 1 के बारे में मैंने बता दिया। ये कहानी आपकी कॉक्स 1 के बारे में हो गई। कॉक्स 1 के बाद में फिर अगला नोट करेंगे, कॉक्स 1 के बाद में फिर अगला नोट करेंगे, नेक्स्ट इज योर कॉक्स 2। सेकंड इज योर कॉक्स 2। कॉक्स 2 एंजाइम जो होता है ना, तो देखो 2 कैसे बनता है, 2 ऐसे तो बनता है, दिस इज योर 2। इसी 2 को मैं रिवर्स बनाऊं तो देखो कैसा बन गया, है ना। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, कॉक्स 2 कहां प्रेजेंट होता है बेटा, आपके हार्ट में। तो हार्ट में प्रेजेंट नहीं लिखना, ध्यान रखिएगा। हार्ट के अंदर कॉक्स 2 को प्रेजेंट नहीं लिखना, बट इसका रिलेशन आपका हार्ट से है। क्या रिलेशन है वो मैं आगे बताऊंगा, अभी के लिए नोट करिएगा। कॉक्स 2 का रिलेशन है हार्ट से। आप मुझे बताओ कि आपके हार्ट के अंदर, आपके दिल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है। अगर मैं हार्ट के बारे में बात करूं तो आपके दिल में क्या प्रेजेंट है, तो दिल में हमेशा जख्म होते हैं ना। आप अगर अपने अपने दिलों में देखोगे तो हर एक के दिल में कुछ ना कुछ जख्म जरूर होंगे। और आप मुझे बताओ, जख्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जख्म को इंग्लिश में बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। जख्म को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इन्फ्लेमेशन। और अगर जख्म होगा, जख्म तभी तो हुआ होगा जब कोई दर्द हुआ होगा आपको, है ना। तो यहाँ इन्फ्लेमेशन के साथ नोट करेंगे पेन। तो आप डायरेक्टली नोट कर लीजिए, कॉक्स 2 हार्ट की तरीके से होता है, दिल में दर्द होता है, दिल में जख्म होते हैं, तो कॉक्स 2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लेमेशन एंड पेन। मतलब आप मुझे बताओ, कॉक्स 2 आपके लिए अच्छा है या बेकार है? बेकार है। कॉक्स 2 आपके काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है? क्योंकि इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा है और ये पेन कॉज कर रहा है। ये जो भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाएगा वो इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा और बेटा पेन कॉज करेगा। नोट कर लिया। तीसरा मैं आता हूं कॉक्स 3 पर।
तीसरा मैं आता हूं COX-3 पर, तो 3 आप ऐसे बनाते हो ना, तो इसको बार बार बनाते जाओ, 3 को बनाते जाओ, 3 को बनाते जाओ, मना मत करो, बनाते जाओ। तो ये आपका अगर 3 को बनाते जाओगे तो किसका डायग्राम हो गया? ब्रेन का। किसका डायग्राम हो गया? ब्रेन का। तो नोट करेंगे COX-3 की लोकेशन होती है सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऑफ योर ब्रेन। COX-3 की लोकेशन होती है सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऑफ योर ब्रेन। आपके ब्रेन का जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, दैट इज द लोकेशन ऑफ योर COX-3। वो आपके COX-3 की लोकेशन है, ठीक है, वहां से इसको आइसोलेट किया जाता है। दूसरी चीज, COX-3 इन्वॉल्व किसमें होता है? तो नोट करेंगे आपके ब्रेन जो होता है ना, ब्रेन आपका दो इंपॉर्टेंट चीज को रेगुलेट करता है। एक तो पेरिफेरल नर्व्स के द्वारा आपके आपके पेन को, और दूसरा आपके बॉडी टेम्परेचर को। और बॉडी टेम्परेचर को मैं डायरेक्टली बोलता हूं सीधी भाषा में फीवर। तो अगर आपको फीवर आ रहा है तो उसके लिए ज्यादातर आपका COX-3 रिस्पॉन्सिबल है। अगर मुझे आपके फीवर को रोकना है तो मुझे COX-3 को ब्लॉक करना होगा। अगर मुझे फीवर को उतारना है, COX-3 को ब्लॉक करना होगा। मुझे अगर इंफ्लेमेशन को रोकना है तो COX-2 को इनहिबिट करना होगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये आपका COX के बारे में मैंने सारी चीजें बताई। COX तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है फटाफट पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये आपका हो गया COX एंजाइम। यहां पर इतना इंपोर्टेंट कुछ है ही नहीं जितना आप समझना चाह रहे हो। इंपोर्टेंट चीज जहां समझने वाली होगी वहां मैं आपको समझा दूंगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर प्रोस्टाग्लैंडिन्स का आपकी बॉडी पर क्या एक्शन है? किताब पढ़ते रहोगे नहीं समझ में आएगा, एक्शन समझ लो, कौन सी बॉडी पे पार्ट पर क्या अपना एक्शन शो करता है। ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट पार्ट है। अगर आप लोगों का हो गया हो तो ये आपका ज्यादा इंपोर्टेंट पार्ट है। देखो अब इसमें 3-4 क्वेश्चन और आ गए। बेटा मैंने बोला था ना वैभव, जब मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा टॉपिक पूरा, जब ये आज की क्लास हो जाएगी उसके लास्ट तक आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक, चलिएगा। दिवेश, मैं चैट बंद करनी पड़ेगी ऐसे। अब देखो पीजी एक्शन में आते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या एक्शन होता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट पर? तो आप रटने से बेटर है मेरे हिसाब से पढ़ो। जैसे सबसे पहला है आपका ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में नोट करेंगे दो ही आपको याद रखने हैं, लाइक PGE2 एंड PGI2। इनकी जोड़ी याद कर लो आप लोग, कुछ मत करो आप लोग, बस एक ये वाली जोड़ी याद कर लो, E2I2। इस जोड़ी में क्या है कि अगर आप किसी को E2I2 देते हो या E2I2 करता क्या है, तो रट लो सीधा, ये कॉज करता है वैसोडाइलेशन। याद रहेगा, E2I2 अगर साथ में है तो हमेशा वैसोडाइलेशन कॉज करेंगे। और बचा कौन सा? TXA2 एंड PGF2 अल्फा, यही तो थे मेन। ये क्या कॉज कर रहा है? तो इसका उल्टा। तो एक काम कर सकते हो तुम लोग, या तो इसको याद ही मत करो, है ना, क्योंकि मेन आपके यही चार है, PGE2, PGF2 अल्फा, PGI2 और TXA2, यही चार आपके मेन है। तो इसमें से आपको याद रखना है E2I2 डायलेशन, और जो बचा हुआ है वो कॉन्स्ट्रिक्शन। और फिर भी याद कर लेना TXA2 और PGF2 अल्फा। अब इसको वो तो नहीं बताना पड़ेगा ना मुझे कि अगर वैसोडाइलेशन होगा तो ब्लड प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो ब्लड वेसल्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ब्लड प्रेशर पे। वो सारी चीजें तो बेटा आप खुद कोरिलेट कर सकते हो, है ना, इसलिए वो चीजें मैं नहीं बता रहा हूँ। अब वैसोडाइलेशन है, ब्लड वेसल्स डायलेट होगी तो क्या होगा, उस कंडीशन में ब्लड प्रेशर आपका डाउन जाएगा। E2I2 आपका वैसोडाइलेशन कॉज कर रहा है। सेकंड है आपका बेटा कौन सा? ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स में आपको E2 और F2 अल्फा याद ही नहीं करना, क्योंकि आपको मैं ये क्लॉटिंग में भी पढ़ाया था। वहां पर क्लॉटिंग में दो ही चीजें काम में आती हैं, TXA2 और PGI2। और आपको शायद समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं। TXA2 का काम क्या होता है? ये आपका प्लेटलेट्स को एग्रीगेट कराता है। अगर प्लेटलेट्स एग्रीगेट होंगी, आपस में एक दूसरे से चिपकेंगी, तो क्या होगा बेटा? उस कंडीशन में ब्लड क्लॉटिंग कराएगा, खत्म काम।
PgI2 की अगर मैं बात करूं तो PgI2 क्या करता है, ये जस्ट TxA2 का उल्टा है, मतलब ये प्लेटलेट्स को एग्रीगेट नहीं होने देगा, ये प्लेटलेट्स को एग्रीगेट नहीं होने देगा, मतलब ये ब्लड को क्लॉट नहीं होने देगा, मतलब ये आपका एंटी प्लेटलेट का काम करेगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो ब्लड प्लेटलेट्स के ऊपर आपके बस यही दो इंपोर्टेंट वर्क करते हैं, एक आप लोगों का TxA2 हो गया और एक आप लोगों का PgI2 हो गया। दो चीजें क्लियर हो गई, एक ब्लड वेसल्स क्लियर हुआ और एक आप लोगों को ब्लड प्लेटलेट्स क्लियर हुआ। ब्लड वेसल्स में मैंने क्या बताया, E2 और I2 दोनों क्या करा रहे हैं, वेसोडाइलेशन, बाकी दोनों बचे हुए कॉन्स्ट्रिक्शन। यहां पर केवल TxA2 की बात हो रही है, आपको हमेशा याद रखना है पूरी फार्माकोलॉजी में कोई भी कॉन्सेप्ट आ जाए, TxA2 का उल्टा काम करता है PgI2, TxA2 का उल्टा काम करता है PgI2, खत्म काम, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अगले पर, नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा आपका आता है ब्रोंकस की बात कर रहा हूं, लंग्स की बात कर रहा हूं। तो पहले मुझे ये बताओ, स्टार्टिंग में मैंने जोड़ी किसकी बनाई थी, PgE2 और I2 की जोड़ी मैंने किसकी बनाई थी, PgE2 I2 की, नोट करो फटाफट। थर्ड में ब्रोंकस पे आ गया, ब्रोंकस का मतलब आपके लंग्स पर आ गया, ब्रोंकस का मतलब मैं आपके लंग्स पर आ गया। मैंने क्या बोला, PgE2 एंड I2, PgE2 एंड I2। तो याद करो E2 I2 क्या कॉज कर रहा था, मैंने आपको याद कराया था कि रट्टा मार लेना इसको, E2 I2 कॉज कराएगा वेसोडाइलेशन। तो लेकिन यहाँ पर वेसल्स तो है नहीं, तो यहाँ पर क्या है, ब्रोंकस है, तो क्या कॉज कराएगा, ये दोनों ही कॉज कराएंगे बेटा ब्रोंकोडाइलेशन, ये दोनों ही कॉज कराएंगे ब्रोंकोडाइलेशन। अब ब्रोंकोडाइलेशन हो रहा है तो दिमाग लगाओ, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया ये आपका अस्थमा में काम करेगा, ये अस्थमा के लिए अच्छी चीज है, E2 I2 अस्थमा के लिए अच्छी चीज है। अब दूसरा वाला याद ही नहीं करना, अब चाहे TxA2 हो गया चाहे PgF2 अल्फा हो गया, वो क्या करेगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब कि एयर अच्छे से नहीं जाएगी, मतलब कि आपको अस्थमा हो जाएगा। क्लियर हुआ ना? तो इसमें कुछ ऐसा याद करने लायक मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तीन चीजें क्लियर हो गई। पर मैं क्यों लिखा रहा हूं बेटा, क्योंकि आप लोग बुक्स पढ़ोगे ना, इतनी थ्योरी दे रखी है, इतनी थ्योरी दे रखी है, कहीं भी कंक्लूजन नहीं मिलेगा। यहां पर मैं आपको निचोड़ दे रहा हूं पूरा। अब आते हैं चौथे पार्ट पर। चौथा पार्ट है बेटा, फीमेल के अंदर यूटेरस का बड़ा रोल है। चौथा पार्ट है यूटेरस, क्योंकि मैं आप लोगों को मेंस्ट्रुअल साइकिल और सारी चीज समझा चुका हूं, तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। इसमें नोट करेंगे, इसमें E2 I2 नहीं चलता, इसमें क्योंकि फीमेल है ना, तो फीमेल में चीजें अलग हो जाती हैं। तो यहां पर कौन होगा, यहां पर आपके दो चीजें हैं, PgE2 एंड PgF2 अल्फा, PgE2 और F2 अल्फा है, I2 का सीन नहीं है, E2 और F2 अल्फा का सीन है, समझिएगा। तो ये कहां काम करता है, ये काम करता है फीमेल के यूरिनरी ब्लैडर पर। ये कहां काम करेगा, फीमेल के यूरिनरी ब्लैडर पर, है ना, सॉरी नॉट सॉरी 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 बना कुछ और रहा हूं, बोल कुछ और रहा हूं। ये काम करेगा फीमेल के यूटेरस पर, ये काम करेगा फीमेल के यूटेरस पर। अब सर क्वेश्चन है, सर फीमेल का यूटेरस है वो तो क्लियर है, लेकिन सर मेरे पास दो कंडीशंस हैं। कंडीशन ये है कि वो फीमेल प्रेग्नेंट है या नॉन प्रेग्नेंट है, कंडीशन ये है कि वो फीमेल प्रेग्नेंट है कि नॉन प्रेग्नेंट है। तो ये दोनों ही कंडीशन समझ लो। अगर फीमेल, कंडीशन नंबर 1, अगर फीमेल आपकी प्रेग्नेंट है, अगर फीमेल प्रेग्नेंट है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में E2 F2 अल्फा करते क्या है, हमेशा ध्यान रखना, यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। PgE2 और PgF2 अल्फा क्या करता है, यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट करता है। बट द थिंग दैट यू हैव टू रिमाइंड इज, प्रेग्नेंट फीमेल में कभी भी अर्ली प्रेगनेंसी में नेचुरली रिलीज नहीं होते बेटा, ये क्या करते हैं, ये एड टर्म रिलीज। एड टर्म का मतलब क्या हो गया, एड टर्म का मतलब हो गया 8 और 9 मंथ के आसपास आपका ब्रेन इसको रिलीज, सॉरी आपका पेरीफेरी में रिलीज होते हैं, ब्रेन नहीं, पेरीफेरीज को रिलीज करती है, नेचुरली है। नेचर बहुत बड़ी चीज है। तो ये आपके लास्ट टाइम पे, बिल्कुल डिलीवरी के टाइम पे ये रिलीज होता है। अब दूसरी चीज मुझे बताओ, अगर ये 8 और 9 मंथ पे रिलीज हो रहा है नेचुरली, तो उस कंडीशन में यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो यूट्रस के लिए फायदा या नुकसान है बेटा, वो तो फायदा ही होगा ना। क्यों फायदा होगा, क्योंकि यूट्रस अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये जो सर्विक्स थी, ये सर्विक्स क्या हो जाएगी, अब डायलेट हो जाएगी, ये सर्विक्स डायलेट हो जाएगी। और सर्विक्स किसमें मिक्स होती है, आपकी वेजाइना के अंदर, है ना। तो यहां से आराम से जो ये बेबी है, ये क्या करेगा,
ये आराम से आपका नीचे आ जाएगा। क्लियर हुआ ना? तो ये आपका काम होता है प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर। इसीलिए अगर डिलीवरी की बात हम करते हैं तो डिलीवरी के टाइम पर हमेशा E2 और F2 अल्फा के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, है ना। जिन लोगों को अगर हमें कराना होता है, नेचुरल बर्थ करानी होती है ना, नॉर्मल डिलीवरी करानी होती है, तो उस कंडीशन में हम लोग PGE2 और PGF2 अल्फा के इंजेक्शन देने चाहिए हमको। क्यों? क्योंकि हमको पता है इसका एक्शन क्या है कि यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। उस कंडीशन में ये बेबी क्या करेगा? नीचे की तरफ मूव करेगा, डेट्स इट, है ना। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, अगर मुझे किसी फीमेल का एबॉर्शन करना है, अगर मुझे किसी फीमेल का एबॉर्शन करना है, उस कंडीशन में मैं क्या कर सकता हूं? PGE2 और PGF2 अल्फा के इंजेक्शंस को कब दे सकता हूं? एट 3 मंथ के अंदर, है ना। तो उस कंडीशन में देखो, नेचुरली तो ये रिलीज करता नहीं है यूट्रस पर, तो क्या होगा? आप बाहर से भी इंजेक्शन इसके दे सकते हो, तो उस कंडीशन में आपको अबॉर्ट हो सकता है, उस कंडीशन में अबॉर्ट हो सकता है। तो एक चीज क्लियर हो गई कि E2 F2 अल्फा प्रेगनेंसी वाली कंडीशन में क्या काम करेगा। ठीक है, सबको क्लियर है ना? कंक्लूजन बता देता हूं, अगर आप प्रेगनेंसी में देते हैं तो आपको अर्ली में देना होगा, क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी में नेचुरली रिलीज नहीं होते। नेचुरली रिलीज कब होते हैं? आपके लेटर प्रेगनेंसी में, और उसमें आप बाहर से भी दे सकते हो। अच्छा, एक बात बताओ, क्या केवल प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर ही काम करता है? नहीं, जो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है उसके अंदर भी तो यूटेरस है, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर भी तो यूटेरस है। उस कंडीशन में क्या हो रहा है वहां समझिएगा बेटा, यही पीजीज E2 और F2 अल्फा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, समझिएगा। PGE2 और PGF2 अल्फा ये क्या करते हैं? ये नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के यूट्रस को भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन कब? वहां थोड़ा सा रोल आ जाता है बेटा आप लोगों के हार्मोन्स का। क्या रोल आता है? रोल ये आता है कि जब आपका प्रोजेस्टेरोन का लेवल लो होता है ना, तो तुरंत ये PGE2 और F2 अल्फा आपके यूट्रस पे आ गया, अटैक करते हैं। जब आपका प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन होता है तो उसी टाइम पर E2 F2 अल्फा क्या करेगा? ये तो एंडोमेट्रियल की लेयर है, ये तो एंडोमेट्रियल की लेयर है, तो E2 और F2 अल्फा क्या करेगा? E2 F2 अल्फा यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जब यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये एंडोमेट्रियल लेयर आपकी टूटने लगती है, और यही आपकी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, यही आप लोगों की मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। तो आप मुझे बताओ कि क्या E2 F2 अल्फा ब्लीडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है? नो, ब्लीडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ध्यान रखना। ब्लीडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल तो आपका प्रोजेस्टेरोन था। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? जो आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर पेन हो रहा है ना, जो आप लोगों को, जिसको आप एब्डोमिनल क्रैम्प्स बोलते हो, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप लोगों को पेन बहुत ज्यादा होता है तो आप बाहर से कुछ टैबलेट्स लेते हो, तो वो टैबलेट क्या करती है? वो इन्हीं प्रोस्टैग्लैंडिन्स को ही तो इनहिबिट करती है। वो चीज भी मैं आगे समझाऊंगा। तो कुल मिलाकर पीजीज का रोल मैंने अभी आपको बताया कि नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में क्या करेगा, ये पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसी कंडीशन को डिस्मेनोरिया, ये वर्ड मैंने आपको कई बार लिखवाया है। डिस्मेनोरिया का मतलब ही होता है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। डिस्मेनोरिया का मतलब होता है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। नोट कर लिया सभी लोगों ने? ठीक है, तो ये आपका PGE2 और F2 अल्फा का कॉन्सेप्ट बताया मैंने कि क्या कॉन्सेप्ट होता है। ये आपका यूट्रस वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। कुल मिला के आपके चारों चीजें याद हो गई ना? 5वें नंबर पे नोट करेंगे, 5th नंबर पर आता है बेटा आपका GIT। 5th नंबर का देखो, GIT जब भी मैं बोल रहा हूं तो GIT का मतलब केवल स्टमक नहीं, GIT का मेल लेना देना बेटा आपका इंटेस्टाइन से होता है। GIT का मेल लेना देना आपके इंटेस्टाइन से है। और जब मैं इंटेस्टाइन में जाता हूं ना, तो ये जो इंटेस्टाइन की जो अंदर टिश्यूज हैं, वो दो तरीके के टिश्यूज दिखाई देते हैं। एक जिसको मैं लॉन्गिट्यूडनल टिश्यूज बोलता हूं, और दूसरा जिसको मैं सर्कुलर टिश्यू बोलता हूं। स्मॉल इंटेस्टाइन तो देखिए ना, दोनों तरीके के टिश्यू प्रेजेंट है। एक लॉन्गिट्यूडनल टिश्यू प्रेजेंट है और एक आप लोगों का सर्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। जो लॉन्गिट्यूडनल टिश्यू प्रेजेंट है, इस पे भी वर्क कौन करता है बेटा? आपका PGE2। और जो सर्कुलर टिश्यू है, राउंड वाला, इस पर भी कौन काम करता है? PGE2। लेकिन समझना, इन दोनों पे अलग अलग एक्शन होता है, इसीलिए मैंने यहां पर इस चीज को स्पेसिफाई किया है। अगर लॉन्गिट्यूडनल टिश्यू है, अगर आपका लॉन्गिट्यूडनल टिश्यू है, तो उस कंडीशन में यहां पर क्या कॉज करेगा? यहां पर कॉज करेगा कॉन्ट्रैक्शन। और अगर आपका सर्कुलर टिश्यू है,
राउंड वाला, तो यहां पर क्या कॉज करेगा, यहां पर कॉज करेगा डायलेशन। तो समझिएगा यहां पर दो तरीके की चीजें हो रही हैं, कॉन्ट्रैक्शन डायलेशन, कॉन्ट्रैक्शन डायलेशन, कॉन्ट्रैक्शन डायलेशन। शायद आप लोगों ने पकड़ लिया मैं पॉइंट क्या समझाना चाह रहा हूं। अगर जीआईटी में ऐसी कंडीशन हो रही है तो आप बताओ जो बॉवेल है वो क्या वहीं पर रहेगा, नहीं, वो आगे बढ़ेगा। इस यही तो हम बोलते हैं कि जो पीजीई2 होता है ना, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोपल्सिव मूवमेंट, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोपल्सिव मूवमेंट, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोपल्सिव मूवमेंट। अभी आप लोगों को एक चीज बताऊंगा, आप लोग समझ लोगे इस चीजों को, है ना। ये प्रोपल्सिव मूवमेंट करा रहा है मतलब आपका मोशन बिल्कुल ठीक है। अब समझिएगा, जब आप लोग पेन किलर्स लेते हो ना, तो पेन किलर्स क्या करते हैं, पेन किलर्स इन प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट कर देते हैं। जब ये प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट कर देंगे तो क्या प्रोपल्सिव मूवमेंट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप देखना ज्यादा पेन किलर्स लेने से कॉन्स्टिपेशन होता है। कभी आप लोगों ने इस चीज को ऑब्जर्व नहीं किया होगा। अगर आप बहुत ज्यादा अमाउंट में पेन किलर्स लेते हो ना, तो उस कंडीशन में आपको कॉन्स्टिपेशन होता है। तो उस कॉन्स्टिपेशन का रीजन यही है, बेसिक रीजन आपका यही है। क्लियर हुआ? यहां तक कहानी समझ में आ गई सभी लोगों को? चलिएगा, बाकी और जब मैं ड्रग्स पढ़ाऊंगा तो वहां पर बहुत सारे एक्शंस आप लोगों को बताऊंगा, है ना। तो ये हुआ आप लोगों का जीआईटी वाला, मतलब बेसिकली जीआईटी में क्या कर रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन इज रिस्पांसिबल फॉर योर प्रोपल्सिव। अगला नोट करेंगे, नेक्स्ट नंबरिंग क्या थी मैं भूल गया। अगला आता है आपका किडनी, अगला आता है आपका किडनी। तो किडनी में क्या होता है, बेसिकली किडनी में प्रोस्टाग्लैंडिन आपका वही पीजीई2 और आई2 जो है, वही जोड़ी आगे पुरानी वाली E2 I2 क्या करेगा, ये डायलेशन तो कर ही रहा था, लेकिन डायलेशन कहां करेगा, रीनल वैसोडाइलेशन, रीनल वैसोडाइलेशन कॉज करता है। अब रीनल वैसोडाइलेशन कॉज करेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि नेफ्रॉन से ज्यादा अमाउंट में यूरिन बाहर जाएगी, लेकिन उसका रीजन वैसोडाइलेशन नहीं है। उसका रीजन क्या है, ये रीनल वैसोडाइलेशन के साथ साथ ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन को, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन आप लोगों ने तो बेटा पढ़ रखा है ना, आप लोगों ने तो डाययूरेटिक पढ़ रखा है ना, ये ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन को भी इनहिबिट करते हैं। तो पीजीई2 और आई2 ये क्या करते हैं, रीनल वैसोडाइलेशन के साथ साथ आपके ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन को भी इनहिबिट करते हैं। पहली चीज नोट कर ली। और जब ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन इनहिबिट होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, यूरिन का फ्लो बढ़ जाएगा। तो अगर मैं ऐसा बोलूं, अगर मैं ऐसा बोलूं कि पीजीई2 आई2 डाययूरेटिक एक्शन शो करते हैं, किसी को कोई दिक्कत है क्या? अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि E2 I2 डाययूरेटिक एक्शन शो कर रहे हैं, डाययूरेटिक इफेक्ट शो कर रहे हैं, तो किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ कंप्लीट हो गया। तो किडनी पर देखो, मैं जो लिखा रहा हूं केवल वही प्रोस्टाग्लैंडिन्स पढ़ना, अपना दिमाग ज्यादा मत लगाना, ठीक है। उसके बाद आते हैं सीएनएस पर। अगर मैं सीएनएस की बात करूं तो ब्रेन आपके बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा था ना, तो नोट करेंगे अगेन सेम पीजीई2 एंड पीजीआई2 ये क्या कर रहे हैं, ये पायरोजेंस आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, है ना। तो वहां पर क्या कर रहे हैं, पायरोजेंस को स्टिमुलेट कर रहे हैं। इट मींस आपका बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाएगा, इट मींस बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाएगा। एक सेकेंड, एक सेकंड, आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है क्या बेटा, आप लोगों को आवाज आ रही है? अब मेरी तरफ कुछ ऐसा दिखा, मेरी तरफ ऐसा लिखा रहा है इंटरनेट इज ब्लॉकिंग, इंटरनेट इज रनिंग स्लो। फिर से समझिएगा, फिर से रिपीट कर देता हूं। सीएनएस में क्या है, सीएनएस में क्या हुआ है, पीजीई2 और पीजीआई2, ये पीजीई2 पीजीआई2 क्या करते हैं, ये आपके पायरोजन को स्टिमुलेट करते हैं। एक सेकेंड,
ये जो आपकी एफेरेंट नर्व एंडिंग्स होती है ना, जो आपकी इफेरेंट, इसी में लिखा देता हूं, जो इफेरेंट नर्व एंडिंग्स है, ठीक है, दो तरीके की नर्व एंडिंग्स होती हैं, एफेरेंट और इफेरेंट। तो ये इफेरेंट नर्व एंडिंग्स को क्या करते हैं, सेंसिटाइज करते हैं, ये इफेरेंट नर्व एंडिंग को सेंसिटाइज करेंगे। और जब भी कभी आपकी नर्व एंडिंग, जैसे ये है आपका, ये जो आपका ये है आपका ना, ये नर्व एंडिंग्स है, अगर इनको सेंसिटाइजेशन होगा अगर इनमें, तो तभी आप लोगों को पेन प्रोड्यूस होता है। देखो पेन का दो कॉन्सेप्ट है, एक तो पेन का कॉन्सेप्ट आपके ब्रेन से है और एक पेन का कॉन्सेप्ट आपके नर्व एंडिंग से है। तो जब भी कभी आपको पेन महसूस होता है ना, तो एक्चुअली क्या है कि आपकी नर्व एंडिंग्स जो है आपकी बॉडी में वो सेंसिटाइज हो रही हैं, उनमें सेंसेशंस हो रहे हैं, इसलिए आपको पेन महसूस हो रहा है। अगर वो सेंसेशन ही ना हो तो आपको पेन महसूस ही नहीं होगा। तो ये बेसिकली E2 I2 क्या कर रहे हैं, ये एफेरेंट नर्व एंडिंग्स में सेंसेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर ये सेंसेशन प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, इसीलिए तो आपको पेन हो रहा है। तो कुल मिलाकर E2 I2 दोनों चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये आपके पेन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और ये आप लोगों के फीवर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। इज इट क्लियर विद एवरीवन? तो ये हो गया हमारा CNS वाला कॉन्सेप्ट, है ना। लास्ट नोट करेंगे, लास्ट कॉन्सेप्ट आता है बेटा आप लोगों के आई का, लास्ट कॉन्सेप्ट आता है आप लोगों के आई का। आई का कॉन्सेप्ट क्या है, आई के कॉन्सेप्ट में आपको याद रखना है PGF2 अल्फा। आई के कॉन्सेप्ट में आपको याद रखना है PGF2 अल्फा। एक्चुअली क्या होता है, PGF2 अल्फा जो है ना, इसका काम क्या है, PGF2 अल्फा आपका इंट्राऑक्यूलर टेंशन, याद आया कुछ, इंट्राऑक्यूलर टेंशन याद आया ना, इंट्राऑक्यूलर टेंशन को डिक्रीज करता है। और जब ये इंट्राऑक्यूलर टेंशन को डिक्रीज करेगा तो उस कंडीशन में आपके ग्लाउकोमा वाली जो कंडीशन बन रही थी, जो ग्लूकोमा वाली कंडीशन बन रही थी, इसको ट्रीट करेगा। तो ये सारे मैंने आपको प्रोस्टाग्लैंडिन्स के एक्शन बताए कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहां कहां आपका वर्क करता है। फटाफट इस चीज को नोट कर लीजिएगा। अभी प्रोस्टाग्लैंडिन कंप्लीट नहीं हुआ, ये मैंने आपको अभी प्रोस्टाग्लैंडिन्स के एक्शन बताए हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहां कहां वर्क करता है। आगे बढ़ो, तो आई का मैं रिपीट कर रहा हूं, आई पर PGF2 अल्फा काम करता है। PGF2 अल्फा क्या करता है आई पर, ये आपके इंट्राऑक्यूलर टेंशन को कम करेगा, इसका मतलब आपका ग्लूकोमा ट्रीट हो रहा है। दूसरी चीज, अब ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर रहे हैं ना, आपने क्या देखा अभी तक कि या तो सर ये कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं या रिलैक्सेशन कर रहे हैं, कोई नई चीज तो आपने बताई नहीं, है ना सर, या तो ये कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं या तो रिलैक्सेशन कर रहे हैं, कोई नई चीज नहीं बताई। बिल्कुल मान रहा हूं बेटा, बिल्कुल मान रहा हूं, कोई नई चीज नहीं बताई। समझिएगा एक्चुअली क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन भी कैसे करते हैं वो भी समझना। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं ये बेसिकली बाइंड करते हैं आपके प्रोस्टेनॉइड रिसेप्टर्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स बाइंड करते हैं प्रोस्टेनॉइड रिसेप्टर से, हालांकि इतना डीप में क्वेश्चन आता नहीं है, अभी तक तो नहीं आया, लेकिन कहीं आना जाए इसलिए मैं आप लोगों को एक बहुत छोटा सा कंक्लूजन बता देता हूं प्रोस्टेनॉइड रिसेप्टर का। तो आप लोग ना EFT याद रख ले। आप लोग जैसे बैंक में आप पैसे ट्रांसफर करते हो तो एक NEFT होता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, आपको याद रखना है NEFT। एक तो आप NEFT करते हो, एक तो आप लोग NEFT से ट्रांसफर करते हो, और दूसरा आपको क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है, दूसरा आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कौन सा, एल डाई। बस अब जैसे भी आप याद करना चाहो, एन का मतलब क्या है, एन का मतलब क्या है, एल का मतलब क्या है वो समझ लीजिएगा, है ना। एन का मतलब क्या है, एल का मतलब क्या है, एल से याद कर लेना कि एल मतलब लॉइन, लॉइन क्या हो गया, डाई तो मर गया, ऐसे याद। NEFT नेफ्ट, बैंक में जब आप लोगों ने ट्रांजेक्शन किया तो जो लॉइन था वो आपका मर गया, ऐसे करके कहानी याद कर लेना। अब समझिएगा एन का मतलब क्या है बेटा, आपका कॉन्ट्रैक्शन, CON, मैंने ये बीच में से एन उठाया है ना। एन का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्शन, और एन में फिर मैंने बीच में से उठाया है रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दो ही चीजें तो हो रही थी, या तो कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन, तो एन और एल मैंने बीच बीच में से थर्ड नंबर का जो वर्ड है वो मैंने उठा दिया, ठीक है। एक मैंने बताया कौन सा, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो जो EFT है ये कॉन्ट्रैक्शन कॉज कर रहा है, DIE रिलैक्सेशन। अब फिर सर ये क्या है, अब वो समझिएगा, सबके आगे P लगा दो, P
पी 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 पी। तो ये हो गए बेटा आपके रिसेप्टर्स के नाम। फिर से समझिएगा, पहला रिसेप्टर है आपका EP1 रिसेप्टर, दूसरा है FP रिसेप्टर, तीसरा है बेटा TP रिसेप्टर। तो ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, ये G प्रोटीन कपल रिसेप्टर में, समझना, G प्रोटीन कपल रिसेप्टर का GQ सब यूनिट के थ्रू काम करते हैं, GQ सब यूनिट के थ्रू काम करते हैं। अगर GQ सब यूनिट के थ्रू काम करेंगे तो अगेन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, ये IP3DAG पाथवे को फॉलो करेंगे, और IP3DAG पाथवे को फॉलो करेंगे तो कैल्शियम को स्टिमुलेट करेंगे, और फाइनली क्या कॉज करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन। जिन बच्चों ने अभी GPCR नहीं पढ़ा, मैं रिवाइज कराऊंगा ये टॉपिक बाद में, है ना। तो ये हुआ आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट क्लियर। फिर से समझिएगा, फिर रिपीट करो। कैसे याद कराया मैंने, NEFT से याद कराया। कॉन्ट्रैक्शन में N आ रहा है, बाद में EFT लगा हुआ है, सबके आगे P लगा दो, ये हो जाएगा रिसेप्टर। तो EP1, एक और चीज, EP1 पर कौन बाइंड करेगा, PGE1 और PGE2 दो ही बाइंड कर सकते हैं। FP पर कौन बाइंड करेगा, PGF2 अल्फा। TP पर कौन बाइंड करेगा, TXA2। याद करो, TXA2 कॉन्ट्रैक्शन ही तो कॉज करा रहा था, याद आ रहा है। PGF2 अल्फा कॉन्ट्रैक्शन ही तो कॉज करा रहा था। PGE2 या E1 कहीं कॉन्ट्रैक्शन और कहीं डायलेशन कॉज करा रहा था, इसीलिए देखो EP दो जगह है। बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट में पकड़ोगे आप, इसीलिए एक दो जगह है। आगे बढ़ो, अब आते हैं अगले पर। अब जैसे ये जो ग्रुप है ना, अब यहां पर समझना, DP से नोट करेंगे DP1। हालांकि PGD2 का कोई फिजियोलॉजिकल रोल नहीं है, पर रिसेप्टर में है इसलिए बता रहा हूं। IP से हो जाएगा IP। EP1 आपका पहले हो गया है, तो 2 और 4 यहां पर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2 और 4। ये जो दो EP है नीचे, एक हो जाएगा EP2 और एक हो जाएगा EP4। तो ये क्या करते हैं, ये सारे के सारे आपके GS के थ्रू काम करते हैं। GS के थ्रू काम करते हैं तो साइक्लिक AMP को बढ़ाते हैं, और साइक्लिक AMP को इंक्रीज करते हैं तो फाइनली कॉज करेंगे रिलैक्सेशन, फाइनली कॉज करेंगे रिलैक्सेशन, है ना। क्यों, क्योंकि जब भी कभी साइक्लिक एमपी बढ़ता है तो आपके स्मूथ मसल्स, SM का मतलब स्मूथ मसल्स, आपके स्मूथ मसल्स में होता है रिलैक्सेशन। तो बेटा ये हो गया आपका एक और काम कंप्लीट। अब आप कभी कॉन्सेप्ट देखना, प्रोस्टाग्लैंडिन में जो E वाला था, PGE2 E1 वाले थे, वो आपका कॉन्ट्रैक्शन भी कॉज कर रहे थे बॉडी के ऑर्गन के हिसाब से, और रिलैक्सेशन भी कॉज कर रहा है। दोनों के रिसेप्टर बता दिए मैंने। अब कोई कहीं भी एक्ट कर सकता है। IP से हो जाएगा PGI2। PGI2, तो PGI2 आपने ज्यादातर जगह देखा होगा, और वो रिलैक्सेशन ही कॉज करा रहा है। PGI2 रिलैक्सेशन ही कॉज करा रहा है। DP-PGD2 का मैंने कॉन्सेप्ट अभी बताया नहीं है आपको, वो मैं आप लोगों को ड्रग्स में अंदर बताऊंगा, है ना। तो ये हो गया आप लोगों का ये प्रोस्टेनोइड रिसेप्टर का भी क्वेश्चन नहीं बना यहां से, लेकिन बाई चांस अगर बन ना जाए, बाई चांस क्वेश्चन ना बन जाए, इसलिए बेटा मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें लिखा दी है। अब नोट करेंगे, लास्ट आता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में कि सर ड्रग्स और बता दीजिए। तो बेटा मैंने आपको बताया था पीजी जब यूट्रस पढ़ा रहा था कि एक तो ये नेचुरली रिलीज होते हैं, और दूसरे इन प्रोस्टाग्लैंडिन्स के एनालॉग्स होते हैं। एक तो ये नेचुरली प्रेजेंट होते हैं और दूसरे इनके एनालॉग्स होते हैं। अब समझिएगा, अगर मैं नेचुरल वाले बता रहा हूं तो इसमें आप लोग पहले क्या करो, ऐसे डाल दो E1 E2 F2 अल्फा और I2, सबके आगे PGE1 PGE2 PGF2 अल्फा और PGI2। थ्रोम्बोक्सिन की तो यहां पे बात करते ही नहीं है। तो यहां पर एक कहानी याद कर लेना। कहानी क्या याद करनी है आपको, एक पहाड़ी है, आल्प्स पहाड़ी थी, एक हिल है, जैसे हिल स्टेशन होता है ना, ऐसे एक हिल है जिसका नाम है आल्प्स। तो आल्प्स पर दिनों दिन साइकिल से लोग जा रहे हैं। आल्प्स पर दिनों दिन साइकिल से लोग जा रहे हैं। अब देखो इससे क्या होगा, इससे आपको कहानी बनाते बन जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे पहले E1 मतलब क्या, आल्प, तो आल्प से हो जाएगा अल्प्रोस्टाटिल। ध्यान रखना PGE1 का नाम ही अल्प्रोस्टाटिल होता है। दिनों दिन, तो दिनों मतलब बड़ा नाम है ना, तो डीनो से हो जाएगा डीनोप्रोस्टोन, और दिन से हो जाएगा डीनोप्रोस्ट। देखो छोटा बड़ा क्लियर है। यहाँ पर कहानी में दिनों था इसलिए बड़ा नाम है, प्रोस्टोन लग गया, और केवल दिन है तो डीनोप्रोस्ट लग गया। कैसे कनेक्ट करोगे, ओ लग गया ना कीटोन ग्रुप का O, तो O की वजह से लास्ट में क्या लग
गया, ओन लग गया। अगर ओ नहीं है तो केवल आपका ये रह गया। तो आल्प्स पर दिनों दिन, इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है। आल्प पर दिनों दिन साइकिल से लोग जा रहे हैं, तो साइकिल से याद हो जाएगा प्रोस्टा साइक्लिंग। प्रोस्टा साइक्लिंग ये तो आप लोग पढ़ भी चुके हो, तो यहां पर मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना। चलिएगा, उसके बाद नोट करेंगे, उसके बाद नोट करेंगे, हाँ उसके बाद नोट करेंगे, एक सेकंड बेटा, उसके बाद नोट करेंगे इसके एनालॉग्स। तो एनालॉग्स में याद रखेंगे कि एनालॉग्स में याद रखेंगे, एक कहानी मैं आपको बता रहा हूं कि जेम कौन थी? जेम थी मिस लता। जैसे लता नाम होता है ना, लता लड़की का नाम होता है लता, तो लता मिस, अभी शादी नहीं हुई है ना। तो जेम कौन थी? जेम थी बेटा आपकी मिस लता, जो कार से ट्रेवल करती हैं। क्यों? क्योंकि उनका बीमा हो रखा है बेटा। जिन लोगों का बीमा हो जाता है, इंश्योरेंस हो जाता है, तो कहीं भी ट्रेवल करते उनको टेंशन नहीं होती। तो लोग लाइफ इंश्योरेंस ही करा लेते हैं, उसके बाद खूब घूमते हैं कि कहीं अगर निपट भी जाए तो घर वालों को पैसा मिल जाए, है ना। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जेम कौन थी? मिस लता। अच्छा, कोई लता हो तो इसको अपने दिल पे मत लेना, तो कहानी है, कुछ भी बन जाती है। तो जेम कौन थी? मिस लता। जेम समझते हो ना, खाने वाली जेम्स नहीं है बेवकूफो। जेम का मतलब क्या है? जेम का मतलब है जो विनर होते हैं उनको जेम्स बोलते हैं, है ना। तो जेम कौन थी? मिस लता, जो कार से ट्रेवल कर रही हैं क्योंकि उनका बीमा हो चुका है। अब समझिएगा, इनमें इन दोनों को हमेशा एक साथ याद रखना है। जेम कौन थी? मिस, और इन चारों को एक साथ याद रखना है। क्यों? उसका रीजन समझना। PgE1 के एनालॉग ये दोनों हैं, PgE1 के एनालॉग ये दोनों हैं, और PgF2 अल्फा के एनालॉग ये चारों हैं। बाकी E2 और I2 का कोई एनालॉग नहीं है। याद रहेगा बेटा, बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, मैंने इसीलिए यहां पर क्लियर कर दिया है। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है इसमें, मैंने क्लियर कर दिया यहां पर। PgE1 का एनालॉग कौन सा है? जेम, मिस, और F2 अल्फा का एनालॉग कौन सा है? लता, कार, ट्रेवल, बीमा। अब देखो, सबके आगे कुछ मत करो, याद करने की जरूरत ही नहीं है, सबके आगे प्रोस्ट लगा दो, जेमे प्रोस्ट। मिस से हो जाएगा मीजोप्रोस्ट, क्या याद करने की जरूरत है? लता से हो जाएगा लेटेनोप्रोस्ट, लता से अलग कहानी बन गई है, F2 अल्फा के सारे। कार से हो जाएगा बेटा कार्बोप्रोस्ट, ट्रेवल से हो जाएगा बेटा ट्रेवोप्रोस्ट, बीमा से हो जाएगा बेटा बीमेटोप्रोस्ट। क्लियर हो गया? याद हो गया सभी लोगों को? फटाफट नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ये हो गया आप लोगों का प्रोस्टाग्लैंडिन्स के रिसेप्टर का भी वर्क कंप्लीट। ये हो गया आप लोगों का प्रोस्टाग्लैंडिन्स के रिसेप्टर का भी वर्क कंप्लीट। चलिएगा, अब बढ़ते हैं आगे। इतना क्लियर हुआ ना? वेरी गुड। अब आते हैं, तो ये पूरा प्रोस्टाग्लैंडिन आज मैंने आपका कंप्लीट किया। अभी तक मैंने प्रोस्टाग्लैंडिन कंप्लीट किया। पहले ये बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग है प्रोस्टाग्लैंडिन, अगर बुक में पढ़ोगे बिलीव मानो नहीं समझ पाओगे कौन सा किसका एनालॉग है। कंफ्यूज ही मत होना। PgE1 के एनालॉग है जेम कौन थी? मिस, और F2 अल्फा के हैं लता, कार में ट्रेवल कर रही थी क्योंकि उनका बीमा था, है ना। चलिएगा, तो ये आप लोगों का प्रोस्टाग्लैंडिन्स मैंने अभी तक कंप्लीट किया है। अब आते हैं अगले पार्ट पर। अब मैं वापस से उसी वाले डायग्राम पर आ रहा हूं। अब मैं वापस से उसी वाले डायग्राम पर आ रहा हूं। कौन से वाले डायग्राम पर? ल्यूकोट्राइन्स वाले डायग्राम पर। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर है। क्या यहां पर ऐड किया था? फॉस्फोलाइपेज A2। क्या बनाया? एराकिडोनिक एसिड। क्या काम किया था? इधर कॉक्स की कहानी कंप्लीट हो गई। अब नोट करना, अब मैं आ रहा हूं सेकंड पार्ट पर, इस पर ऐड कर रहा है बेटा लॉक्स। अभी तक कॉक्स एक्ट कर रहा था, अब इस पर एक्ट करेगा लॉक्स। जब इस पर लॉक्स एक्ट करता है बेटा, लॉक्स को हम लोग बोलते हैं लाइपोक्सीजनेज। अभी इसी को समझा रहा हूं। लॉक्स पर एक्ट कर, लॉक्स का मतलब हो गया लाइपोक्सीजनेज। एंजाइम का नाम हो गया लाइपोक्सीजनेज। लाइपोक्सीजनेज भी आपके अलग अलग तरीके के हैं, और उनके प्रेजेंस में ये अलग अलग मीडिएटर्स बनाता है, वो समझिएगा। जैसे कि सबसे पहला जो आपका लॉक्स है उसका नाम है बेटा आपका 12 लॉक्स। 12 लॉक्स की प्रेजेंट में ये बनाएगा 12
इसलिए इसके बारे में बता नहीं रहा हूं। फुल फॉर्म हाइड्रोक्सी इकोसा टेट्रा एनोइक एसिड होती है, कभी जीवन में पूछी नहीं जाएगी, इसलिए उसमें दिमाग नहीं खपाना, जितना लिख दिया उतना नोट कर लो। फिर से समझो, एराकिडोनिक एसिड पर जब लॉक्स काम करते हैं तो लॉक्स में भी अलग अलग तरीके के। कॉक्स में तो मैंने आपको कॉक्स अलग से पढ़ा दिए थे और वहां पे एक कॉक्स लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे इनको मुझे अलग से पढ़ाने नहीं है, किसकी प्रेजेंस में क्या बन रहा है ये आपको बता रहा हूं। तो 12 लॉक्स की प्रेजेंस में बनता है 12 HET। इसका कोई भी काम जीवन में नहीं। जीवन में काम किसका होता है बेटा? 5 लॉक्स का। जीवन में काम किसका है आपका? 5 लाइपोक्सिजनेज। ये इसलिए मैंने डिफरेंशिएट किया है कि समझ में आए आपके काम का मुद्दे का कौन सा है? 5 लाइपोक्सिजनेज। ये जो 5 लाइपोक्सिजनेज है इसकी प्रेजेंस में बनता है आपका 5-HPETE। ये जो 5-HPETE है इससे आपका बनेगा LTA4। अब ध्यान रखेंगे, जिन लोगों ने मुझसे अस्थमा पढ़ा है शायद वो चीजों को कनेक्ट कर पाए। ये जो LTA4 है ये आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक तरफ बनाता है ये LTB4 और एक तरफ बनाता है LTC4, LTD4, LTCDE। इनमें से जो LTC4 और D4 है ना, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं सिस्टीनाइल ल्यूकोट्राइन्स। और सिस्टीनाइल ल्यूकोट्राइन्स जो होते हैं यही बेटा आपको अस्थमा कॉज कराते हैं, क्योंकि ब्रोंकस को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं। मैं दोबारा से बोल दे रहा हूं, बच्चा कंफ्यूज मत होना, मैं दोबारा से बता दे रहा हूं, फिर से समझिएगा। लाइपोक्सिजनेज एंजाइम आपका एराकिडोनिक एसिड पर वर्क कर रहा है। लाइपोक्सिजनेज एंजाइम 2 चीजों में डिवाइड होता है, 12 लाइपोक्सिजनेज और 5 लाइपोक्सिजनेज। 12 लाइपोक्सिजनेज की प्रेजेंस में 12 HET बना रहा है। ये एक मीडिएटर है जो आपके काम का नहीं है, ठीक है, इसको भूल जाओ। आपके काम का है बेटा 5 लाइपोक्सिजनेज, क्योंकि 5 लाइपोक्सिजनेज से जो 5 ये 5 HPTE बना। ये 5 HPTE ने क्या बनाया? LTA4। LTA4 से आपकी बॉडी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। LTA4 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, एक LTB4 और एक LTCDE एक साथ है। इनमें से जो काम का है बस वही हमें पढ़ना है। काम के आपके C4 और D4। अच्छा एक मिनट, अच्छा वो क्वेश्चन बाद में पूछूंगा। C4 और D4, ये जो C4 और D4 है इनको हम लोग सिस्टीनाइल ल्यूकोट्राइन बोलते हैं। इनके अंदर SH मोइटी रहती है इसलिए, और इनकी पहचान है, इनकी एक प्रॉब्लम है कि ये सिस्टीनाइल ल्यूकोट्राइन्स आपका अस्थमा कॉज कराते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी होती है आपकी ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी होती है ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन की। नोट कर लिया सभी लोगों? यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा एक और क्वेश्चन यहाँ पे जो ल्यूकोट्राइन से पूछा जाता है, ये जो LTC4 और D4 है या जो B4 है, इनके आपके रिसेप्टर्स कौन कौन से है ना? तो नोट करेंगे, ल्यूकोट्राइन्स के अगर रिसेप्टर पूछता है तो बस हम लोगों को 3 ही रिसेप्टर यहाँ पर याद करना है। जैसे या तो पूछेगा LTB4 का रिसेप्टर, या तो पूछेगा LTC4 का रिसेप्टर, या तो पूछेगा LTD4 का रिसेप्टर। ये 3 के रिसेप्टर पूछता है। तो इनमें से B4 का रिसेप्टर होता है BLT1 एंड BLT2, लेकिन C4 और D4 के रिसेप्टर क्या है? सिस्टीनाइल LT1 और सिस्टीनाइल LT2। सिस्टीनाइल LT1 और सिस्टीनाइल LT2 ये C4 और D4 के रिसेप्टर्स हैं। और आप लोगों को याद होना चाहिए इन्हीं रिसेप्टर को तो ब्लॉक करते हैं, क्योंकि जब C4 D4 इन रिसेप्टर से बाइंड करता है तो ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है। इसीलिए याद करो, हम लोग ड्रग दे रहे थे बेटा मोंटेलुकास्ट, जाफिरलुकास्ट। याद आ रहा है किसी को अस्थमा? तो मोंटेलुकास्ट, जाफिरलुकास्ट क्या थे? वो सिस्टीनाइल ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर को इनहिबिट कर रहे थे, वो सिस्टीनाइल ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर को इनहिबिट कर रहे थे। क्लियर हो गया ना? तो यही क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक है जो आपको पढ़ना है, जो आपसे जीपैट में पूछा जा सकता है, अदरवाइज आपसे जीपैट में कुछ नहीं पूछेगा। नोट कर लिया? नोट कर लिया? तो ये आपका ल्यूकोट्राइन से रिलेटेड था। देखो पाफ में आपको कुछ नहीं पढ़ना, तो तीसरे नंबर पे पाफ लिखाया था मैंने, ये है पाफ में। बस ये है कि ये आपके प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन को बढ़ाते हैं, ये प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन को बढ़ाते हैं। बाकी जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपोर्टेंट मुझे यहाँ पे लगा नहीं, इसलिए मैं ये चीज आपको नहीं बता रहा हूँ। पाफ में कुछ आपको नहीं पढ़ना, बस ये प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? ये जो फैक्टर्स होते हैं ये TXA2 को इंड्यूस करते हैं, जिस वजह से आपका प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन होता है। बस इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है।
इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। तो पाफ का एक मेन एक्शन किस पे हुआ, प्लेटलेट्स के ऊपर। दूसरा आप लोग नोट कर सकते हो अगर आपको नोट करना है, पाफ का दूसरा एक्शन रहता है ब्लड वेसल्स पर। ब्लड वेसल्स पर क्या करते हैं, पाफ एक बहुत पोटेंट एजेंट होते हैं जो कि आपके वस्कुलर परमिएबिलिटी को बढ़ाते हैं, जो कि आपकी वस्कुलर परमिएबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। फिर से समझिएगा, पाफ बहुत ही पोटेंट एजेंट हैं जो कि वस्कुलर परमिएबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, है ना। तो ब्लड वेसल्स को परमिएबल बनाते हैं, वो आपका पाफ ही पोटेंट एजेंट है। बस यही दो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर याद करना है। तीसरा क्वेश्चन जो डायरेक्टली आपके जीपैट में पूछ देता है वो और नोट कर लो। तीसरा क्वेश्चन ये है, पाफ एंटागोनिस्टिक एजेंट कौन कौन से हैं, कौन कौन से ड्रग हैं जो पाफ एंटागोनिस्ट कहलाए जाते हैं। तो सबसे पहला नोट करेंगे जिंकोलाइड बी, जिंकोलाइड बी। दूसरा एक ड्रग है बेटा आपका रूपाटाडीन, रूपाटाडीन। और तीसरा है आपका एल्प्राजोलाम एंड ट्रायाजोलाम। बस यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। इससे बहुत स्पेसिफिक पढ़ा दिया बेटा मैंने, इससे ज्यादा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता एग्जाम में, ये मेरा आपसे चैलेंज। पाप से बस ये 3 लाइन याद कर लेना, इन 3 के अलावा चौथी लाइन से क्वेश्चन बन ही नहीं सकता पाप से। एक मैंने क्या बताया, ये प्लेटलेट को एग्रीगेट कराता है, मतलब DXA2 को इंड्यूस करता है। दूसरा मैंने ये बताया कि ब्लड वेसल्स में ये वस्कुलर परमिएबिलिटी को बढ़ाता है, मतलब ब्लड वेसल्स को परमिएबल बनाता है। और तीसरा ये बताया कि पाप एंटागोनिस्टिक एजेंट कौन कौन से हैं, तो वहां पर जिंकोलाइड, रूपाटाडीन, एल्प्राजोलाम एंड ट्रायाजोलाम। खत्म कहानी। इतना क्लियर हो गया। चलिएगा अब मैं आता हूं आज की क्लास के लास्ट पार्ट पे। अब मैं आता हूं आज की क्लास के लास्ट पार्ट पे, दैट इज योर NSAIDs। मैं बस आज इसको स्टार्ट करूंगा, कंप्लीट नहीं करूंगा, कंप्लीट वाला काम इसका कल का रहेगा। देखिएगा एनसेड्स जो होते हैं, अब कुल मिला के आपको एक चीज क्या क्लियर हुई, मेरी बात समझना बेटा। आपको क्लियर ये हो गया कि जो कॉक्स एंजाइम है, जो लॉक्स एंजाइम है, ये कुछ ऐसे मीडिएटर्स बना रहे हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं थे। जैसे पीजीज की मैं बात कर रहा था, तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स में कहीं वेसोडाइलेशन हो रहा है, कहीं पर आपका वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है ना। तो ये सारी चीजें आपको किसी लेवल पे अच्छी है, किसी लेवल पर अच्छी नहीं है। तो अल्टीमेटली मैं क्या करता हूं, मैं एक ड्रग्स देता हूं आप लोग को, और ड्रग्स के नाम है एनसेड। एनसेड को समझना, इनका स्ट्रक्चर ऐसा है कि स्टेरॉइडल नेचर के नहीं है, इसीलिए इनको बोलते हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, ये होते हैं आपके एनसेड्स। दूसरी चीज, एनसेड्स का और क्या नाम होता है बेटा, और हम इनको बोलते हैं नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक, क्योंकि पेन को कम करते हैं, लेकिन ये नार्कोटिक्स नहीं होते। नार्कोटिक का मतलब क्या, ये ओपियोइड्स नहीं होते, इसीलिए इनको हम लोग नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक के नाम से भी जानते हैं। तो ये कई नामों से जाने जाते हैं बेटा। आप लोगों को मैंने एनाल्जेसिक पढ़ाया था हेलो, क्लास के बाद लगाता हूं। तो आप लोगों को मैंने नॉन नार्कोटिक्स ओपियोइड एनाल्जेसिक पढ़ाया था, तो वहां पर मैंने आपको बताया नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक हो गए, नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक हो गए, है ना। तो नार्कोटिक्स वाले ड्रग भी आपके पेन किलर्स थे, तो उनको एनाल्जेसिया बोलते थे, लेकिन ये एनाल्जेसिक है लेकिन नार्कोटिक्स नहीं है। अगर ये नार्कोटिक्स होते या फिर ओपियोइड्स होते तो आपके कौन से पेन को सही करते बेटा, जो कि आपका CNS मीडिएटेड पेन है, जो पेन आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, जिस पर केवल और केवल हक आपके ब्रेन का है, उसी पेन को कंट्रोल करते हैं नार्कोटिक से। मॉर्फिन हो गया, किसी पेशेंट को कैंसर है, तो कैंसर के पेशेंट को पेन होगा तो काम करेंगे आपके नार्कोटिक एनाल्जेसिक, अदरवाइज नहीं करेंगे, है ना। अदरवाइज क्या करेंगे, एनसेड काम करेंगे। तो समझते हैं इस NSAIDs का काम क्या होता है, कैसे पेन को सही करते हैं। भाई पेन को कौन कॉज कर रहा था, प्रोस्टाग्लैंडिन्स तो कॉज कर रहे थे। पेन के लिए कौन रिस्पांसिबल थे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स किसकी प्रेजेंस में बन रहे थे बेटा, कॉक्स की प्रेजेंस में। मेन एंजाइम कौन सा था, कॉक्स। एनसेड का केवल एक काम है, इस कॉक्स को जाके इनहिबिट कर देता है, खेल खत्म। एनसेड का केवल एक काम है, ये कॉक्स को जाके इनहिबिट कर देता है, बाकी दूसरा कोई काम करता ही नहीं है।
इसी के बेसिस पर माय डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्लासिफिकेशन यहां पर क्लासिफिकेशन लिखा रहा हूं। आप लोगों को बहुत बड़ा लगता है, इजी करा दूंगा, समझिएगा। पहले ऐसे ड्रग हैं जो एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक है। इनका वर्ड का मतलब तो समझते हो ना। एनाल्जेसिक मतलब जो दर्द निवारक है, एंटीपायरेटिक मतलब आपका फीवर उतारे, जो फीवर कम करे, लेकिन इनका एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन पुअर है, विद पुअर एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन। दिस इज योर क्लास नंबर 1। पहली क्लास मैंने क्या बताई? एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन, और इनका एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन बहुत पुअर होता है, बाकी ये दर्द निवारक है और आपका फीवर को भी उतार रहा है। अब क्वेश्चन आता है सर इसमें कौन से ड्रग देंगे? तो मैं दोनों तरीके से पढ़ा क्लोजिवैज। पहली कैटेगरी को बोलते हैं हम लोग पैरा अमीनो फिनॉल डेरिवेटिव। डेरिवेटिव बेटा इसमें ड्रग नोट करेंगे पैरासीटामोल पीसीएम, और जो सेकंड कैटेगरी है इसमें आप लोग ड्रग नोट करेंगे नेफोपैम। बेटा एक मेन कैटेगरी कंप्लीट, 4 मेन कैटेगरी है, 4 मेन कैटेगरीज में से एक मेन कैटेगरी कंप्लीट। पैरा अमीनो फिनॉल डेरिवेटिव, स्पीड थोड़ा सा तेज रखेंगे। पैरा अमीनो फिनॉल डेरिवेटिव, ड्रग का नाम हो जाएगा पैरासीटामोल। सेकंड इज बेंज ऑक्साजोसिन डेरिवेटिव, ड्रग का नाम हो जाएगा आपका बेटा नेफोपाम। फिर मैं आता हूं कैटेगरी नंबर 2 पर, इरेज कर दूं। तो ये क्या है? ये एनाल्जेसिक है, दर्द कम कर रहे हैं, एंटीपायरेटिक है। ये एनाल्जेसिक है, दर्द कम कर रहे हैं, एंटीपायरेटिक है। एक सेकंड। सेकंड कैटेगरी इज सिलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर। सिलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर की पहचान क्या होती है? कि ड्रग के लास्ट में कॉक्सिब लगा होगा। समझ में आ गया सभी को? सिलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर की पहचान क्या है? कि ड्रग के लास्ट में कॉक्सिब लगा होगा, जैसे कि सेलिकॉक्सिब, पेरिकॉक्सिब, इटोरिकॉक्सिब। खत्म काम, ये भी कहानी कंप्लीट हो गई है ना। तो ड्रग के लास्ट में और भी कॉक्सिब है, लेकिन वो मार्केट से हट गए हैं, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। मैंने बस आपको 3 लिखाए हैं, सेलिकॉक्सिब, पेरिकॉक्सिब, इटोरिकॉक्सिब। पहचान क्या है? कॉक्स-2 दिख जाए आपको 2, मतलब ये ड्रग के लास्ट में आएगा कॉक्सिब। खत्म। दूसरा, अच्छा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये ड्रग सिलेक्टिव है, कि केवल कॉक्स-2 को ही इनहिबिट करते हैं, कॉक्स-1 को इनहिबिट नहीं करते। ठीक है। फिर आते हैं थर्ड कैटेगरी पर। थर्ड कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं प्रेफरेंशियल कॉक्स-2 इनहिबिटर। थर्ड कैटेगरी को बोलते हैं हम लोग प्रेफरेंशियल कॉक्स-2 इनहिबिटर। प्रेफरेंशियल कॉक्स-2 इनहिबिटर का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो ड्रग है, ये आपका अगर कॉक्स-1 कॉक्स-2 दोनों प्रेजेंट है तो मेन किसको इनहिबिट करेगा? कॉक्स-2 को, लेकिन साथ में कॉक्स-1 को भी कर सकता है, बट मेन इफेक्ट इसका कॉक्स-2 पर रहेगा। वर्ड आ गया प्रेफर। जैसे आपके घर में आप लोग 2 भाई हैं या भाई बहन है, तो आपके पेरेंट्स के लिए प्रेफरेबल कौन है? आपकी बहन ज्यादा प्रेफरेबल है, सिस्टर ज्यादा प्रेफरेबल होती है, फिर आप सेकंड नंबर पे है ना। तो प्रेफरेबल कौन है? कॉक्स-2 प्रेफरेबल है। कॉक्स-1 जो है उस पर भी काम करता है। घर वाले आपको भी प्यार करते हैं, लेकिन आपकी बहन को ज्यादा प्यार करते हैं, है ना। तो यहाँ पे याद करना, तो बहन से एक वो याद आ गया मुझे, एक कहानी याद कर लेना। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि सभी लड़कियों का एक सपना होता है, एक ड्रीम होता है। लड़कियों का ड्रीम क्या होता है? उनकी शादी होगी, शादी के बाद एक बहुत बड़े महल में उनको, मतलब उनका जो ससुराल होगा बहुत बड़ा महल होगा, वो है ना। वो सोचती हैं कि हम महल में जाएंगे शादी के बाद। अपना घर गरीब टाइप का लगता है, लेकिन ससुराल कैसा होगा? महल जैसा होगा। तो वहां पे समझिएगा, वहां पर आपको समझना है, कहानी क्या रखनी है। एक लड़की है जिसका नाम है निम्मो। लड़की है जिसका नाम है निम्मो। तो याद रखेंगे जो निम्मो है ना, तो
तो निम्मो क्या कर रही है, निम्मो ईंटों के महलों में, शादी तो हुई लेकिन कहां पहुंची, ईंटों के महलों में। निम्मो ईंटों के महलों में एसी में ढोकला बनाना प्रेफर कर रही थी। बहुत सिंपल है, निम्मो ढोकला से ड्रग का नाम हो जाएगा डाइक्लोफिनेक, डोसा से ड्रग का नाम हो जाएगा डाइक्लोफिनेक। ये आपकी तीसरी कैटेगरी भी कंप्लीट हो गई, ये आप लोगों की थर्ड कैटेगरी भी कंप्लीट हो गई है ना। अब आते हैं लास्ट कैटेगरी पर। तो प्रेफरेंशियल में आपको कहानी, इससे पहले मैंने कॉक्स 2 में क्या लिखवाई, सिलेक्टिव में लास्ट में आ जाएगा कॉक्सिव। प्रेफरेंशियल में क्या आ जाएगा कि निम्मो ईंटों के महलों में एसी में ढोकला बनाना प्रेफर कर रही है। अब आते हैं लास्ट कैटेगरी। लास्ट कैटेगरी इज योर नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। लास्ट कैटेगरी इज नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर में आपकी बेटा 6 कैटेगरी है। ये आपकी नॉन सिलेक्टिव वाली सबसे बड़ी कैटेगरी है ना, नॉन सिलेक्टिव वाली सबसे बड़ी कैटेगरी है। सबसे पहली यहां पर जो ड्रग कैटेगरी है दैट इज योर सैलिसिलेट्स। पहले कैटेगरीज नोट करेंगे। सेकंड इज योर प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव, लिखते जाइएगा। थर्ड वन इज योर called as एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव। फोर्थ वन इज योर इनोलिक एसिड डेरिवेटिव्स। केमिस्ट्री वाइज बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ना केमिस्ट्री वाइज भी और कोलॉजी वाइज भी, दोनों ही है। नेक्स्ट इज योर एसिटिक एसिड डेरिवेटिव एंड सिक्स्थ वन इज योर पायराजोलोन डेरिवेटिव। खत्म काम। तो ये तो आपको याद करना ही नहीं है, आपको याद करने हैं कौन से डेरिवेटिव के कौन से ड्रग है। अब देखिएगा, इतना नोट कर लिया सभी ने। सैलिसिलेट से स्टार्ट किया मैंने, मैं रिपीट कर दे रहा हूं एक बार। नंबर 1 इज योर सैलिसिलेट्स, सेकंड इज योर प्रोपियोन। हो गया सभी लोगों को, क्या याद हो गया, प्रो बढ़ा रहा है, देखो कहीं भी देख लो प्रो बढ़ा रहा है, तो जहां भी प्रो आ जाए वो आपका प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव है। आइब्यूप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, फ्लूबिप्रोफेन, कीटोप्रोफेन, जहां भी प्रो आ जाएगा वो आप लोगों का प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव हो जाएगा। ये भी कंप्लीट हो गया, 2 कैटेगरी कंप्लीट हो गई। अब आते हैं तीसरे पर। तीसरा आपका कौन सा है, एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव। एक ही आता है बेटा एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव में जिसमें फेना वर्ड आ जाए, जैसे मैफिनेमिक एसिड। मैफिनेमिक एसिड, बेटा इसको फेनामेट्स भी बोलते हैं, इसको तो याद ही कर लेना। मैफिनेमिक एसिड, या ऐसे याद कर लेना। एंथ्रानिलिक एसिड है ना, एंथ्रानिलिक। देखो एंथ्रानिलिक, अगर आप फेना, एक साबुन आता था, याद है किसी को, फेना कंपनी का एक साबुन आता था, तो फेना से याद कर लेना। मैं फेना यूज करता हूं तो मुझे सारी चीजें नीली नीली दिखाई देती है। कितना इजी है, मैं फेना यूज करता हूं, मैं फेना यूज करता हूं तो मुझे सारी चीजें उससे नीली नीली दिखाई देती हैं। फेना सर्फ आता था, साबुन आता था, उसको अगर यूज करते थे तो कपड़े नीले हो जाते थे। अरे नहीं होते थे तो मान लो ना, सारी चीजें तो इमेजिन कर ही रहे। पिरोक्सीकैम, इनो में कैम लगा होगा, पिरोक्सीकैम, टेनॉक्सीकैम, कितना इजी है। इनो जहां आ जाए दिमाग लगा लेना, कैम लगा हुआ है, पिरोक्सीकैम, टेनॉक्सीकैम, ये भी कंप्लीट हो गया है ना। अब आते हैं एसिटिक एसिड डेरिवेटिव पर। एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में 3 ड्रग है। कीटोरोलेक, ये तो याद ही करना पड़ेगा बेटा, कितनी कहानियां बनाऊंगा मैं। इंडोमिथासीन, वैसे इसका भी एक कॉन्सेप्ट है पर छोड़ो इसको। और एक है नेब्यूमेटोन, रट लो इसको, रट ही सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। तो आपका एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में मैंने ड्रग कौन कौन से बताए, कीटोरोलेक, इंडोमिथासीन और नेब्यूमेटोन, ये हो गया एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। अब आते हैं लास्ट कौन सा है, पायराजोलोन डेरिवेटिव। इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान है ड्रग के लास्ट में जोन आएगा, जिस ड्रग के लास्ट में जोन आ जाए। अब जोन वाले 3 ड्रग कौन कौन से वो भी समझ लो। मैंने क्या बोला, जिस भी ड्रग के लास्ट में जोन आ जाए। तो पहला ड्रग है आपका फिनाइल ब्यूटाजोन, ऑक्सीफेन ब्यूटाजोन,
देखो आपको तो अपना जीपैड में टिक मारना है, आपको तो जीपैड में टिक मारना है। और तीसरा होगा प्रोपीफेनाजोन, प्रोपीफेनाजोन, जहां भी जोन दिख जाए वो आपका ये जोन, जोलोन से जोन याद कर लेना। टिक मारते बनना चाहिए, बाकी रट्टा मार पाओ नहीं मार पाओ एक अलग चीज है। अब बताओ इतना बड़ा क्लासिफिकेशन इजी हुआ या नहीं हुआ, बताओ। क्लियर हो गया ना? तो ये आप लोगों का आज मैंने यहां तक कराया है। एनसेट के ड्रग्स जो अब डीप से है वो मैं आप लोगों को कल पढ़ाऊंगा, ठीक है? यहां तक क्लियर हो गया ना? इसके आगे मैं बेटा आप लोगों का कल कंटिन्यू करूंगा। अब बताओ किसी का कोई डाउट है तो जल्दी से फटाफट बोल दो, नहीं तो फिर मैं चलता हूं।